मोदी का नाम रहेगा, डॉक्टर सूरज चांद रहेगा, मोदी का नाम रहेगा, डॉक्टर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चांद रहेगा, मोदी का नाम। आज जिस अंतिम सफ़र पे वो निकले हैं ना, उनकी यादों को आज संजोने की बारी है। और आज जिस चर्चा पे हम अपने मेहमानों के साथ भी हैं, उस पर मैं सिर्फ उनकी विज़न की बात नहीं करूँगा, उनके पॉलिटिकल करियर, उनके पॉलिटिकल अप्रोच, इन सब पर मैं चर्चा करूँगा। मैं मनोज जी, एक बार फिर से मैं आपके पास पहले ज़रा इस बात को समझूं, क्योंकि सर जिस पे बोल रहे थे, मैं पॉलिटिकल करियर पे आऊँ, कटाक्ष पे आऊँ, उनकी मृदुभाषी छवि पे आऊँ, उनकी सादगी पे आऊँ, उन सब पे आऊँ, लेकिन उससे पहले वही रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले इतनी ज़्यादा ख़राब थी उस वक्त। मुझे याद है लगभग 18% फॉल हो चुका था, और एक आर्थिक सलाहकार को जब जिम्मेदारी दी गई बतौर वित्त मंत्री आपको देश को संभालना है, ऐसी स्थिति में चैलेंजेस तो रहे होंगे, क्योंकि उस समय भी चंद्रशेखर की सरकार के बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बने थे, बड़ी अनस्टेबिलिटी थी, वो एक दौर बड़ा विचित्र सा था। देखिए 1991 में खास बात क्या थी, 1991 एक ऐसा दौर था, उस समय अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो गल्फ वॉर उस समय हुआ। तो गल्फ वॉर के बाद क्या हुआ, हाँ, कच्चे तेल की कीमत सीधा दुगनी हो गई, और उस समय चंद्रशेखर की सरकार थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत उस समय कम थी, राजीव गांधी की उस समय हत्या हुई। तो आप ये देखिएगा कि वो एक 1991 का साल एक बड़ा ही वैसा साल था। दूसरा, हमारे लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो उससे काफ़ी पहले से ख़राब होनी शुरू हो गई थी। 1988 में ही राजीव गांधी के पास IMF ने बताया था कि हमारे देश की हालत कितनी ख़राब है, और राजीव गांधी को उसके बारे में चिंता थी। तो बल्कि नरसिम्हा राव जिस समय प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय की बहुत फेमस सेइंग है, नरसिम्हा राव ने जो उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी था उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि क्या हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या, तो उसने बोला कि नहीं, हाँ, तो उनसे पूछा कि क्या हमारी हालत इतनी ही ख़राब है जितना बाकी लोगों ने बताई है, तो उसने बोला कि नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब है। तो ये उस समय हालत थी। और उस समय क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कांग्रेस के जो अंदर के लोग थे, जो पुराने नेता थे, जो एक पर्टिकुलरली सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उससे आते थे, तो उनको कन्विंस करना कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, देश की इकनॉमी को हमें ओपन अप करना ही होगा। उससे पहले आपको ध्यान होगा कि इंदिरा गांधी ने सारे के सारे प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन जो नई जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी, हमने रुपए को, जो कि पहले क्या होता था कि रुपए का प्राइस RBI तय करता था कि रुपए का डॉलर के प्रति क्या प्राइस होगा, लेकिन मनमोहन सिंह ने आने के बाद रुपए को मार्केट फोर्सेस के साथ लिंक कर दिया, तो RBI का होल्ड उसमें कम किया, प्राइवेट सेक्टर की यहाँ एंट्री हुई। तो आप ये देखिएगा कि तो ये सारी के सारी वो चीज़ें थी जहाँ पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ अलाउड नहीं था जी। तो हर सेक्टर को उन्होंने खोला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खोला। उस समय क्या होता था कि उस समय जो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ थी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को एक भगवान की तरह या टेम्पल की तरह समझा जाता था, जैसे कि नेहरू जी ने भी बड़ा फेमसली कहा था। तो मनमोहन सिंह ने उन प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ को, जब इंडियन इकनॉमी को ओपन अप करा, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर को बंद करना पड़ा, और कुछ प्राइवेट सेक्टर को जब कंपटीशन में आए तो वो अपने आप ही बंद हो गए, और जो एफिशिएंट थे वो लोग चलते रहे। फॉर एग्जांपल आपको ध्यान होगा, उस समय टेलीफोन अगर किसी को चाहिए होता था तो 10-15 साल की वेटिंग होती थी एप्लीकेशन और की लंबी लाइन। उस समय आप मानेंगे नहीं, STD का 22 रुपये 1 मिनट का रेट था। और मेरे को ध्यान है, जिस समय मैंने अपना करियर शुरू किया था, उस समय अमेरिका का 120 रुपये पर मिनट का रेट होता था, क्योंकि मेरे को अमेरिका बात करनी होती थी, तो ऑफिस से परमिशन लेके, प्रॉपर अप्रूवल लेके कि 5 मिनट बात करनी है। तो और ये भी मिलता था या नहीं मिलता था, कहीं फ़ोन जाता था तो फिर वो जो टेलीफोन ऑपरेटर वो टाइम देती थी, फिर आधे घंटे के बाद हमें टाइम मिलता था, पर्टिकुलर टाइम में फ़ोन होता था। तो हमें एक पर्टिकुलर तरीके से जीने की आदत थी। तो मनमोहन सिंह ने वो सारे के सारे जब चेंजेस करे, हमारी इकनॉमी में जब बदलाव आए,
तो आज जब हम देखते हैं, आज हम मार्केट में जाते हैं तो कई सारी कारें हैं, हमें ध्यान नहीं, एक ऐसा दौर था जिस समय सिर्फ एम्बेसडर कार होती थी, जो एक बार चल के अगर ख़राब हो गई तो उसके फिर मतलब वो चलेगी नहीं चलेगी, तो जब घर से निकलते थे तो वो भी मालूम नहीं होता था। एक स्कूटर अगर आप ख़रीदने जाते थे वेस्पा का तो उसका भी 5 साल 10 साल की वेटिंग टाइम होता था। तो वो सारे के सारे दौर थे आपके पास। और जहाँ तक नौकरियों की बात है तो नौकरियों की तो उस समय हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उस समय नौकरी का मतलब था कि सरकारी नौकरी। उसके बाद आज देखिए आप आईटी में कितनी नौकरियाँ निकलती हैं, ये सभी की बुनियाद तभी रखी गई थी। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊं कि जिस समय मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह ने जो काम किए उन्हीं कामों को उसके बाद एनडीए की गवर्नमेंट आगे लेकर गई और उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बीच में रोक रहा हूं, एक तस्वीर भी मैं दिखा, राहुल गांधी भी देखिए इस अंतिम यात्रा में मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के साथ वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब सर अपनी कमेंट पे प्लीज़ आप पूरा कर लीजिए। नहीं, आप देखिएगा कि आज हम आप देखिएगा कि डीबीटी की हम बात करते हैं तो डीबीटी का आधार क्या है? डीबीटी में क्या है, बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया करा आधार से। आप ये देखिएगा कि आधार भी मनमोहन सिंह के ही टाइम बना। राइट। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, संजीव नीलकनी को जिम्मेदारी दी गई थी। हाँ जी, अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया का में कनेक्टिविटी मेन चीज़ है थी, मतलब प्राइमरी सरकार की पॉलिसी थी है। वो जो 4G का जो लाइसेंस था और जो इम्प्लीमेंटेशन था वो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे शुरू हो गया था। दूसरी चीज़ थी कि हर गांव को फाइबर के साथ जोड़ना, वो काम भी मनमोहन सिंह जी के टाइम शुरू हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, और उसको उस समय नौफेन कहते थे। तो नौफेन के नाम से वो प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह के टाइम पे वो उसका फंड अलॉट हो चुका था और इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस उसका शुरू हो चुका था। तो ये जो उनके टाइम पे जो पॉलिसी डिसीजन लिए गए, और ये नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मनरेगा जैसे हुआ, मनरेगा भी उन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ। तो ये सारे के सारे काफ़ी डिसीजन उनके टाइम पे शुरू हुए जो कि मोदी सरकार आगे लेके गई और उन्होंने उसको और भी अच्छे तरीके से वो करा, इम्प्लीमेंट करा। तो इस तरीके से मनमोहन सिंह का हमारे देश की इकनॉमी में, हमारे देश की पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसका मेरे को लगता है कि एक बड़ा कारण ये है कि जो एक पॉलिटिकल लीडर होता है, जो एक इलेक्शन जीत कर आता है लोकसभा से, तो कुछ डिसीज़न लेने में उनको दिक्कत होती है। 1991 के जो भी डिसीज़न हुए, अगर कोई पॉलिटिकल या कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को अगर देखता तो वो डिसीज़न होना बड़ा मुश्किल था। और उसी तरीके से उन्होंने अपने टाइम पे जो डिसीज़न लिए, वो डिसीज़न भी एक बहुत ही अच्छे डिसीज़न थे, जो कि हम बोलते हैं कि बॉटम ऑफ पिरामिड के लिए तो थे ही, जो सबसे नीचे के तबके के लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए तो थे ही, लेकिन उन्होंने ये भी साथ ही ध्यान रखा कि हमारी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करती रहे।